नमस्कार छात्रों, मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। अभी तक मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हुआ था, जिसमें भी मैंने आपको उस टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ बीम के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। इसके पहले हमने आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करना और बेसिक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अभी तक जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला हुआ करता है वो ये कि जब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो ड्रॉ करने के साथ किसी भी शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो शेप होगा या फिर जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या कहते हैं, लोडिंग के बेसिस पे जो शेप होगा वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है और कैसे डिसाइड होता है, ये हमें समझना बाकी रह गया है। जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी बीम में या किसी धरन में लोडिंग के आधार पे किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होता है और शियर फोर्स डायग्राम के बेसिस पे किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप होगा, 2 डिग्री कर्व होगा, 1 डिग्री कर्व होगा या 3 डिग्री कर्व होगा, ये डिसाइड कैसे होगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले ऑलरेडी इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब कभी भी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे होते हैं तो हमने एक बेसिक रिलेशन आपका शियर फोर्स और लोडिंग डायग्राम के लोडिंग के बीच में हमने निकाला था। उसके साथ ही बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला था। जो रिलेशन निकाला था वो निकाला था डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमने शियर फोर्स निकाला था, ये रिलेशन था हमारा शियर फोर्स और लोडिंग डायग्राम के बीच में। उसके साथ ही जो हमने एक दूसरा रिलेशन निकाला था डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी, यानी कर्तन बल में परिवर्तन की दर जो कहलाती है वो लोड के बराबर होगी और आपका नमन आघूर्ण में परिवर्तन का दर जो होगा वो कर्तन बल के बराबर होगा। ये रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, इन्हीं रिलेशनशिप के बेसिस पे हम आपको एक चीज ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कर्तन बल आरेख में या फिर नमन आघूर्ण आरेख में उसका कर्व का शेप क्या होगा, जो हम आरेख बनाएंगे उसका शेप क्या होगा। सामान्यतः हमें यह बता दिया जाता है, हमारी किताबी भाषा में देखा जाए तो हमारी किताबों में यह बता दिया जाता है कि जब कभी भी पॉइंट लोड लग रहा हो, जब कभी भी पॉइंट लोड लग रहा हो तो उस स्थिति में जो कर्तन बल आरेख होता है वो आपका सीधा होगा, यानी उसमें किसी तरीके का कोई कुछ इस तरीके का आपका कर्तन बल आरेख बन जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर नमन आघूर्ण बनाते हैं तो नमन आघूर्ण में यही हमारा स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से जब कभी भी हम यूडीएल की बात करते हैं तो किताबी भाषा में यह बताया गया है कि यूडीएल में जो कर्तन बल आरेख होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नमन आघूर्ण आरेख जो होता है वो पैराबोलिक होता है, परवलय आकार, ठीक है। इसी तरीके से जब कभी भी हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़ते हैं यानी त्रिभुजाकार भार जब हम पढ़ते हैं तो उस स्थिति में हमको ये बताया जाता है कि जब कभी भी कर्तन बल आरेख हम करेंगे तो कर्तन बल आरेख हमारा क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। अभी तो हम ऐसा बताने के लिए समझा रहे हैं, एक्चुअल में ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम है नहीं। और नमन आघूर्ण आरेख हमारा जो होगा वो हमारा किस तरीके से होगा, वो हमारा 3 डिग्री कर्व होगा। इसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स। अब इस तरीके से तो हम पढ़ लेते हैं कि हाइपरबोला किस बेसिस में, किस तरह के बल के आधार पे कर्व का शेप क्या होगा। लेकिन सामान्यतः अगर हमको ये समझना है कि किसी भी, अगर कोई भी डायग्राम आपका दिया हुआ है, कोई भी लोडिंग डायग्राम दिया है और हमको ये समझना है कि उसमें कर्तन बल और नमन आघूर्ण के आरेख का शेप क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी, ये समझने के लिए हमको इन बेसिक दोनों रिलेशन को समझना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि किसी भी जो आपका लोडिंग डायग्राम है उसका जो इक्वेशन है, लोडिंग डायग्राम का इक्वेशन W इज इक्वल टू ax पावर n, यानी कि हम मान के चलते हैं कि कोई भी लोडिंग डायग्राम है जो वो है n डिग्री कर्व है आपका, n डिग्री कर्व। अब ये n जो है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि किस तरीके का आपका लोड उस पर लग रहा है। वो 2 डिग्री कर्व भी हो सकता है, 1 डिग्री कर्व भी हो सकता है, 3 डिग्री
कर्व भी हो सकता है, यानी ए एक्स स्क्वायर 2 डिग्री कर्व, ए एक्स 1 डिग्री कर्व, ए एक्स क्यूब 3 डिग्री कर्व। तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला 2 डिग्री कर्व, यानी परवलयाकार आकृति। तो अगर इस तरीके का लोडिंग सिस्टम दिया हुआ है कि मान लो कि हमारा लोडिंग दिया हुआ है ए एक्स पावर एन के टर्म में, यानी ये एन आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का आपका कर्व हो सकता है, लोड कर्व। तो अगर ये दिया है तो उस आधार पर कर्तन बल आरेख का कर्व का शेप क्या होगा हम इससे निर्धारित कर सकते हैं। अगर हमको एक रिलेशन पता है कि dv इज इक्वल टू dv अपॉन dx इज इक्वल टू w पता है, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स पावर एन। यहां से हमको dv इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन dx ये पता चल गया, ये हमको पता चल गया। यहां से हमको अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ तो हमको पता चल जाता है कि v जो निकल के आता है वो आपका ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये हमको संबंध समझ में आता है। यानी अगर लोडिंग डायग्राम n+1 डिग्री कर्व है, अगर लोड का डायग्राम n डिग्री कर्व है तो जो कर्तन बल आरेख का डायग्राम का कर्व होगा वो n+1 डिग्री। यानी अगर हम ये कहें कि यहीं पे n जो है वो 1 डिग्री कर्व है तो कर्तन बल आरेख कौन सा डिग्री कर्व हो जाएगा आपका 2 डिग्री कर्व हो जाएगा। अब इसी के साथ हमको दूसरा संबंध पता है बेंडिंग मोमेंट और कर्तन बल में, यानी नमन आघूर्ण और कर्तन बल आरेख में संबंध पता है, जिससे हमको बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आ जाता है ए एक्स एन प्लस 2 एन प्लस 1 और क्या कहते हैं इस अपॉन एन प्लस 2। तो ये हमको सामान्यतः ये हमको इक्वेशन मिल के आती है। यानी हमको ये पता चलता है कि अगर नमन आघूर्ण आरेख जो है आपका, नमन आघूर्ण आरेख आपका क्या आएगा 3 डिग्री कर्व निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से कि जब कभी भी कर्तन बल आरेख 1 डिग्री कर्व रहे, n डिग्री कर्व रहेगा, सॉरी अगर लोडिंग डायग्राम यानी जो आपका बल लग रहा है किसी भी धरन पे अगर वो 1 डिग्री कर्व रहेगा तो कर्तन बल आरेख आपका 2 डिग्री कर्व हो जाएगा और नमन आघूर्ण आरेख आपका 3 डिग्री कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये चीज जहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो हमको ये चीज बेसिकली वही चीज है कि हमने क्या देखा कि लोडिंग डायग्राम को हमने ए एक्स पावर एन में हमने मान लिया, एन आपका 1 भी हो सकता है 2 हो सकता है, ये निर्भर करता है आपका कि कर्व का आप शेप क्या ले रहे हो, 1 डिग्री कर्व ले रहे हो, 2 डिग्री कर्व ले रहे हो, 3 डिग्री कर्व ले रहे हो, क्या ले रहे हो उसके बेसिस पे एन आप डिसाइड कर लो। फिर आपने देखा कि शियर फोर्स जो निकल के आया वो आपका n डिग्री का n+1 डिग्री आया। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट जब देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कर्व क्या निकल के आएगा ए एक्स n+2 अपॉन कितना n+1 और n+2। तो ये क्या इससे क्या समझ में आता है कि जितना आपका अगर 1 डिग्री कर्व है तो 1+2 3 डिग्री कर्व हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कर्व जो होगा यानी नमन आघूर्ण आरेख जो होगा वो 3 डिग्री कर्व हो जाएगा, कर्तन बल आरेख आपका 2 डिग्री कर्व हो जाएगा। तो यानी इससे ये समझ में आ गया हमको कि आपका जो बल का जो चित्र है यानी जो बल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर जितने उसका जो शेप है वो उसका आरेख जो है जितने डिग्री का कर्व बना रहा होगा उससे 1 डिग्री ज्यादा कर्तन बल, उससे कर्तन बल से भी 1 डिग्री ज्यादा नमन आघूर्ण आरेख का कर्व बनेगा। उदाहरण के लिए अगर हमारा कर्तन लोडिंग डायग्राम आपका सिंगल डिग्री कर्व है, लोडिंग डायग्राम आपका 0 डिग्री कर्व है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट लोड है ना, तो 0 डिग्री कर्व है ये, इस तरीके से आपका कोई कर्व नहीं बन रहा है, इसमें कोई भी आरेख नहीं है, तो इसका कर्तन बल आरेख 1 डिग्री कर्व हो जाएगा। यानी इस तरीके से कि 1 डिग्री 1 डायमेंशन है इसकी। अब ये 1 डिग्री कर्व कर्तन बल आरेख हो गया तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, यानी 2 डिग्री कर्व हो गया। ठीक है, पैराबोला ए एक्स स्क्वायर। तो इसी आधार पे कि अगर आपका बल जो है बल की जो आकृति है वो अगर 1 डिग्री में है, ठीक है, 1 डिग्री कर्व बन रहा है तो आपका कर्तन बल आरेख 2 डिग्री कर्व होगा और नमन आघूर्ण आरेख 3 डिग्री कर्व होगा। अगर बल 2 डिग्री कर्व बना रहा है
तो कर्तन बल आरेख 3 डिग्री कर्व होगा और आपका नमन आघूर्ण आरेख जो होगा वो 4 डिग्री कर्व होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो ना सिर्फ पॉलिटेक्निक में, बीटेक में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपके काम आने वाला है कि अगर बल का आरेख पता है तो उस आधार पर कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम आपको बेसिक कुछ कर्व के शेप बताते हैं। ये आप रट लो, ये कर्व के शेप आप रट लो। अगर आप रट लेते हो तो हम आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, जो आपकी क्लास में अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो उसके लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है। तो मैं कुछ बेसिक कर्व बताने वाला हूं, कुछ यानी मात्र 6 बेसिक कर्व बताने वाला हूं। ये आप अगर रट लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ये समझ गए और आप ये रट लिए तो आपके अलावा जो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा और जिसने ये लेक्चर नहीं लिया होगा उसको कर्व कोड खींचना आपकी क्लास में उतना ही मुश्किल होगा जितना आसानी आपके लिए होगी। तो आपको जो बेसिक 6 कर्व याद करने हैं उसमें सबसे पहले ऐसे लिख लो, इसको बोल लो पॉजिटिव कर्व और नीचे आप बना लो निगेटिव कर्व। पॉजिटिव कर्व और इसको बोल दो आप निगेटिव कर्व। पॉजिटिव कर्व में सबसे पहले आप पहला कर्व, दूसरा कर्व और तीसरा कर्व। ये x है, ये y है, ये x, ये y, ये x, ये y। निगेटिव में भी आप x y में 2 बना लो। आपको कहीं भी ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको याद कर लिया कि कौन सा शेप हमारा शियर फोर्स का है तो बेंडिंग मोमेंट का क्या शेप बनेगा। ये 6 कर्व आपको याद रखने हैं और ये अगर याद हो गए तो आपको कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। उतनी ही आसानी से करेंगे जितनी आसानी से आपको बाकी चीजें समझ में आ गई हैं। तो पहला कर्व है, इसको बोलते हैं, पहला कर्व है आपका ये, पहला कर्व है ये आपका ये, ठीक है। दूसरा कर्व है ये, तीसरा कर्व है ये, ठीक है। इसमें पहला कर्व है ये, दूसरा कर्व है आपका ये और तीसरा कर्व है आपका ये, सॉरी तीसरा कर्व है आपका ये, ठीक। तो ये 3 कर्व याद रखें। इसको बोलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है ही है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। आपने अगर बेसिक मैथ्स पढ़ी होंगी 12th में तो आपको पता होगा कि इंक्रीजिंग कर्व पैराबोला का कुछ इस तरीके से बनता है। इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, ठीक। इसी तरीके से इसको बोलेंगे कांस्टेंट, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। तो हम इसको बना देते हैं ऐसे और इसको बना देते हैं ऐसे। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो कितने कर्व हैं ध्यान से देखिएगा। ये है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग कर्व। ये है निगेटिव कांस्टेंट, निगेटिव इंक्रीजिंग और निगेटिव डिक्रीजिंग कर्व। ये बेसिक 6 कर्व
आप रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन में आए वो कर लो, लेकिन ये 6 कर्व आप याद रख लो। और ये 6 कर्व अगर आपको याद हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका एग्जाम में नहीं गलत होगा। ना सिर्फ आपके पॉलिटेक्निक में के एग्जाम में, आप बीटेक पढ़ोगे, बीटेक में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आरेख आपका कभी गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। मात्र ये 6 कर्व अगर आप याद कर लेते हो तो इन 6 कर्व्स का यूज कैसे होना ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको ये सारे 6 कर्व आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, पॉजिटिव, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब चलिए इन 6 कर्व का इस्तेमाल कैसे करना है हम उसको समझते हैं कि कैसे इसका यूज होगा। ठीक है, हम उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि हमने एक यूडीएल ले लिया। ठीक है, W इंटेंसिटी का यूडीएल ले लिया, W किलो न्यूटन पर मीटर का, स्पैन लेंथ है आपकी L मीटर। हमने आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना बताया है और हमने आपको बताया है कि जब कभी यूडीएल पूरे स्पैन पे लग रहा हो तो उसमें सबसे पहला काम होता है हमारा रिएक्शन कैलकुलेट करना। तो हम आपको अब ये नहीं बताएंगे कि इसमें रिएक्शन कितना आएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लो कि यहां मान लो अगर ये A है, यहां B है, तो रिएक्शन कितना आ जाएगा, RA बराबर WL बटा 2। और यहां पे आपका B जो आएगा, RB रिएक्शन जो आएगा वो भी आ जाएगा WL बटा 2। WL/2, WL/2 ये आपका रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसका कर्तन बल आरेख खींचो। कर्तन बल आरेख खींचो। एक तो हमने आपको जो मेथड बताया था कि पहले A पे कैलकुलेट करो, फिर B सेंटर पे कैलकुलेट करो, फिर B पे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद आप हर पॉइंट पे कर्तन बल की वैल्यूज लिख दो। एक तो ये तरीका था, बहुत वो भी आसान है, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका कि पहले आप कर्तन बल आरेख खींच दो, फिर अलग अलग बिंदु पे कर्तन बल कैलकुलेट कर लो, ये भी तो इजी है। तो कर्तन बल आरेख अगर मान लो इसका डायरेक्ट कर्तन बल आरेख खींचना है तो हम सबसे पहले जितना आपका जहां तक B में उतनी ही आप लाइन यहां से यहां तक खींच लो। अब आपको कर्तन बल आरेख खींचना है। हमने आपको बताया कि जितने डिग्री का आपका लोडिंग डायग्राम का कर्व होता है उससे 1+1 डिग्री का आपका क्या बनता है, कर्तन बल आरेख बनता है। और कर्तन बल आरेख जितने डिग्री का होता है उससे +1 डिग्री का आपका क्या बनता है, नमन आघूर्ण आरेख बनता है। अब देखिए जरा कि ये आपका कितने डिग्री का कर्व है। लोडिंग डायग्राम आपका कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो लोडिंग डायग्राम अगर आपका 0 डिग्री का है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्तन बल आरेख बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा। और अगर कर्तन बल आरेख आपका 1 डिग्री का बन रहा है तो नमन आघूर्ण आरेख आपका 2 डिग्री का बनेगा। एक तो ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन हम जो कर्व बताए हैं उसके आधार पर हम कर्तन बल आरेख कैसे खींचेंगे, यह महत्वपूर्ण है। अब जरा देखिए कि हम अलग अलग बिंदु पे अगर कर्तन बल कैलकुलेट करें, अलग अलग पॉइंट्स पे कर्तन बल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकल के आता है, कर्तन बल क्या निकल के आएगा आपका। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर हम कहें कि RA पे अगर आपका शियर फोर्स एट पॉइंट A निकालें, कर्तन बल एट पॉइंट A, तो कर्तन बल एट पॉइंट A RA के बराबर होगा, कितना होगा, WL/2, WL/2 होगा। अब फिर उसके बाद कर्तन बल अगर हमको WL/2 कहां पता चल गया आपका, RA पे। लेकिन अगर कर्तन बल हम पता करें यहां पर कहीं केंद्र पे उसके L/2 डिस्टेंस पे, मान लो ये C है, अगर हम कर्तन बल एट पॉइंट C पे पता करें तो कर्तन शियर फोर्स एट पॉइंट C अगर हम पता करेंगे
शियर फोर्स एट पॉइंट सी अगर पता करें हम, तो क्या हो जाएगा कि आर ए और यहां से यहां तक नीचे की ओर जो भार कार्य कर रहा है यूडीएल डब्ल्यू एल बटा 2, यानी डब्ल्यू एल अपॉन 2 पॉजिटिव में, और यहां से यहां तक कितना आपका लोड कार्य करेगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2। कितना लोड कार्य कर रहा है, डब्ल्यू एल अपॉन 2। अब जरा हमें बताइए कि आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कितना, डब्ल्यू एल अपॉन 2, और यहां से यहां के बीच में जो लोड कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, डब्ल्यू एल अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से यहां के बीच में डब्ल्यू एल अपॉन 2 काम करेगा, तो डब्ल्यू एल अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 2। तो कर्तन बल आपका कितना आ गया यहां पे, एट पॉइंट सी कर्तन बल आ गया 0। अब अगर हम कर्तन बल एट पॉइंट बी पता करेंगे, तो डब्ल्यू एल अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू एल आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 2। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं माइनस क्यों आ रहा है, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि माइनस नहीं आता अगर हमारा कर्तन बल इस तरीके से होता तो, यानी इस तरफ अगर हम देख रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में इधर भी हमारा अगर डाउनवर्ड लोड लग रहा होता तो वो हमारा प्लस में होता। तो ये साइन कन्वेंशन जो है आप यहां से भी जा सकते हैं, है ना, लेकिन साइन कन्वेंशन हम यहां से नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर हमको कर्तन बल आरेख खींचना है तो एक तो तरीका है कि शियर फोर्स एट पॉइंट ए हमारा कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस ये हमारा सी पॉइंट है यहां पे कहीं, यहां पे 0, फिर उसके बाद क्या कहते हैं डब्ल्यू एल अपॉन 2 यहां तक माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 2। ये तो एक तरीका हो गया कर्तन बल आरेख खींचने का, ये तो एक तरीका हो गया कर्तन बल आरेख खींचने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हमको एक चीज पता है कि ए पे कर्तन बल कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई 2, और बी पे कर्तन बल कितना होगा, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन पता है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में बाईं तरफ लग रहा लोड धनात्मक होगा और नीचे की ओर लग रहा है तो इसको हम पॉजिटिव शियर फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर दाहिनी तरफ अगर आपका लोड ऊपर की ओर लगने लगे, यानी जैसे ये लग रहा है, तो उसको हम ऋणात्मक ले लेते हैं, यानी कर्तन बल बी बिंदु पे क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई, तो इस आधार पर समझ सकते हैं। और हमने आपको जो कर्व बताया, कर्व में क्या बताया, इसके पहले वाला जो देखें कि अगर लोड कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो ये कर्व बनेगा, है ना। लेकिन अगर निगेटिव है और कांस्टेंट है तो ये कर्व बनेगा। ठीक, अब हम इस चित्र से इसका क्या संबंध है जरा देखना। तो एक बात बताओ कि यहां पे तो डब्ल्यू एल बाई 2 ऊपर की ओर लग रहा है, ये हमको पता है, तो यहां हमारा माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 ये लग रहा है, ये हमको पता है, लेकिन इसके बीच कर्व कैसा बनेगा ये हमको नहीं पता है। तो जरा एक बात बताओ कि ये लोड ऊपर की ओर कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो ये नीचे ऐसे लग रहा होगा, तो नीचे लग रहे लोड को हमेशा हम क्या लेते हैं, निगेटिव। क्या लेते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव है, निगेटिव। अब पहला तो ये पता चल गया कि किस टाइप का कर्व बनेगा हमारा, निगेटिव टाइप से कर्व बनेगा, ये इस टाइप का निगेटिव कर्व बनेगा, क्योंकि लोड की पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड, लोड नीचे कार्य कर रहा है। इस आधार पर देखेंगे कि कर्व कौन सा बनेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो लोड किस तरीके, किस दिशा में कार्य कर रहा है, नीचे की ओर, तो लोड किस तरह से काम करेगा हमारा, कौन सा कर्व होगा, निगेटिव कर्व। दूसरा जरा हमको ये बताओ कि यहां से यहां के बीच में लोड कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से यहां के बीच में जो कर्व है या फिर लोड है जो, वो कांस्टेंट है ना, लोड ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, यानी डब्ल्यू एल हर पॉइंट पे बराबर लग रहा है, तो कांस्टेंट है। तो अब बताओ कि कौन सा कर्व का फॉर्म हो रहा होगा, कांस्टेंट।
यानी निगेटिव कांस्टेंट। तो निगेटिव कांस्टेंट का शेप क्या होता है? अच्छा, निगेटिव कांस्टेंट जो है ये पूरे पे काम कर रहा है निगेटिव कांस्टेंट, तो निगेटिव कांस्टेंट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, निगेटिव कांस्टेंट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अब ये हमको ये पता है कि WL/2 है, ये भी WL/2 है। लेकिन बड़ी समस्या ये है, अभी तक हमको ये नहीं पता कि ये जो निगेटिव कांस्टेंट हमारा बना ये किस बिंदु पे काटेगा बीम को, किस बिंदु से धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में चला जाएगा, ये नहीं पता हमको। तो ये पता करने के लिए क्या करो कि जब कभी भी हमने आपको बताया था कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, सॉरी, जो आपका शियर फोर्स डायग्राम जो होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जो शियर फोर्स का डिफरेंस होता है, कर्तन बल का जो अंतर होता है, लोड डायग्राम में उन्हीं दोनों बिंदुओं के क्षेत्रफल के बराबर होता है, उन्हीं बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब बताओ कि हम क्या मान लेते हैं कि इस बिंदु को मान लेते हैं यहां पे भी और यहां पे भी हम मान लेते हैं x। हमने भी यहां से यहां तक x मान लिया, हमको नहीं पता है कि किस बिंदु पे ये काट रहा है इसको। और यहां पे शियर फोर्स आपका WL/2 है और यहां कर्तन बल आपका 0 है, तो दोनों के बीच कर्तन बल का अंतर WL/2 माइनस 0 लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। लोड डायग्राम यहां से यहां तक कितना है W और डिस्टेंस कितनी है x, तो इसका यही क्षेत्रफल हो गया W इंटू x। तो यहां से W से W कट गया तो x बराबर क्या निकल के आ गया L/2। यानी जहां आपका कर्तन बल शून्य हो रहा है, जहां कर्तन बल इस तरीके से काट रहा है, वहां से फ्री सपोर्ट तक की डिस्टेंस कितनी है L/2। तरीका समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं हम आपको, फिर से शुरू से समझाते हैं इस चीज को। ऐसे समझिए आप, हमको पता है बहुत से लोगों को ये चीज नहीं लग रही होगी क्योंकि ये तरीका किसी ने आज तक किसी को बताया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि ये आपका यूडीएल है, समविस्तारित भार है, हमको पता है ये रिएक्शन RA है और ये RB है। हमको पता है साइन कन्वेंशन कर्तन बल आरेख का, कर्तन बल आरेख का साइन कन्वेंशन क्या होता है, धनात्मक के लिए ये होता है और ऋणात्मक के लिए ये होता है। ठीक है, यानी जब कभी भी अगर हम बीम के राइट वाला जो सपोर्ट है उस पे ऊपर की दिशा में बल लग रहा होगा तो उस बल को, उस कर्तन बल को हम ऋणात्मक लेंगे, और क्या कहते हैं बायां वाला अगर नीचे की ओर लग रहा होगा तो तब उसको ऋणात्मक लेंगे। अब इसमें देखिए ये वाला जो लोड लग, इस वाले सपोर्ट पे जो कर्तन बल लग रहा है ऊपर लग रहा है तो धनात्मक ले लेंगे, लेकिन इस वाले सपोर्ट पे जो कर्तन बल लग रहा है ये भी ऊपर लग रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, निगेटिव। ठीक है, तो हमको एक चीज तो कंफर्म है कि जो कर्तन बल A और B पे कर्तन बल जो है वो क्या होगा वो हमको पता है। ठीक, A और B पे कर्तन बल क्या होगा वो तो हमको पता है। तो हमने एक वही बीम बना ली, बीम बनाई, हमको A पे पता है धनात्मक होगा WL/2 और B पे उतना ही ऋणात्मक होगा WL/2। ठीक है, कर्तन बल आरेख हमको खींचना है, कर्तन बल आरेख खींचना है तो हमने आपको क्या बताया कि पहली बात तो लोड की डायरेक्शन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, लोड की जो दिशा है, लोड नीचे काम कर रहा है भार कि ऊपर की ओर लग रहा है, इसके आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि पॉजिटिव कर्व बनेगा कि निगेटिव कर्व बनेगा। अगर लोड नीचे कार्य कर रहा है तो निगेटिव, ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव। तो अब इसमें देखो लोड यहाँ ए से लेके B तक के बीच में लोड जो है वो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है या नीचे की ओर कार्य कर रहा है, लोड नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी हम ऋणात्मक कर्व लेंगे, ये तो हमें पता चल गया। अब कर्व का शेप क्या होगा, A से B के बीच में देखिएगा कि लोड जो है वो कांस्टेंट है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, लोड क्या है, कांस्टेंट है। और यदि लोड कांस्टेंट है इस केस में तो कौन सा कर्व बनेगा, निगेटिव कांस्टेंट का ये कर्व बनेगा। यानी A और B से हम इस पॉइंट को इस तरीके से मिला देते हैं। ये हमको पता है WL/2
ये हमको पता है WL/2। ऋणात्मक में इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव। ये कर्तन बल आरेख तो हमारा बन गया, लेकिन इस कर्तन बल आरेख में ये किस बिंदु पे कर्तन बल 0 हो रहा है, यानी किस बिंदु पे ये कर्तन बल आरेख जो है ये कट कर रहा है एक्सिस को, बीम को, धरन को, ये नहीं पता है हमको। और हमको यही पता करने के लिए हमने क्या कहा कि यहां से इसको यही दूरी हम ले लेते हैं यक्स, और यहां पे भी वही दूरी यक्स है। हमने फिर आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि कर्तन बल आरेख में दो बिंदुओं के बीच कर्तन बल का जो अंतर होता है वो आपका बल वाले जो बल का जो आरेख होता है उस बल आरेख में उन दोनों बिंदुओं के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बताइए, यहां पे आपका कर्तन बल WL/2 और यहां कर्तन बल 0, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच WL/2 और इन दोनों बीच कर्तन बल का डिफरेंस WL/2 - 0, और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच लोड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इन दोनों बीच लोड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, W इंटू यहां तक की डिस्टेंस x, W इंटू x। हमने कहा था इसको एज अ रेक्टेंगल लेते हैं। अब बताइए x बराबर क्या निकल के आ गया आपका, L/2। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख, कर्तन बल आरेख समझ में आ गया होगा किस तरह से ड्रा हो रहा है। अब हम बात करते हैं नमन आघूर्ण आरेख की। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कर्तन बल आरेख पहले यहां ऊपर की ओर खींच लेते हैं, एक यही वाला कर्तन बल आरेख हम यहां पे खींच लेते हैं। और हम, ठीक है, ये WL/2 है, ये भी WL/2 है, और ये आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2 है। अब हमको खींचना है नमन आघूर्ण आरेख। तो नमन आघूर्ण आरेख खींचना है तो हम उतना ही यहां से यहां तक खींच लेते हैं। अब देखिए ये आपका जो बन रहा है, अब इसमें लोड क्या लग रहा है, इस तरीके का यूवीएल टाइप का है, तो इसमें लोड की दिशा ऐसे होगी, कुछ ऐसे, ठीक है, और इसमें लोड की दिशा कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, ये यूवीएल है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक तरीके से 2 डिग्री कर्व है। तो अगर लोड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो इसका, तो आप हमको जरा ये बताएंगे कि ये लोड का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव लोड का डायरेक्शन। अब हमको बताइए बेंडिंग मोमेंट में कर्व कौन सा बनेगा, यहां से यहां के बीच में, यानी अगर हम इस बिंदु को C ले लें तो A से C के बीच में कौन सा कर्व बनेगा आपका, A से C के बीच में आपका कर्व कौन सा बनेगा, निगेटिव कर्व, निगेटिव। और अब A से C के बीच में जो आपका कर्तन बल है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, A से C के बीच में जो कर्तन बल का स्लोप है, जो कर्व है वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है ना। यहां से यहां के बीच में स्लोप क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, कर्तन बल नहीं, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। ऐसे देखिए ये यहाँ पे कुछ स्लोप कम था, ज्यादा स्लोप बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। तो यहां से यहां के बीच में नहीं, यहां से यहां के बीच में कर्तन बल बढ़ रहा है, कर्तन बल क्या है वो आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। कर्तन बल क्या हो रहा है यहां से यहां के बीच में, ऐसे देखिए ना, यहाँ पे क्या बताया था हमने कि कर्तन बल अगर आपका यहां से, हमने ये कहा पहले, तो हमने क्या कहा कि यहां से यहां के बीच में जो लोडिंग है वो आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, कहां गया यार, ये देखिए, पहले तो ये देखिए कि लोडिंग जो है ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर इस तरीके से समझिए आप इस चीज को, इस तरीके से समझिए, मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि अगर हमने कर्तन बल आरेख यहां पे खींचा, कर्तन बल आरेख ये पॉइंट C है, ये WL/2 है, ये WL/2 है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। अब तो समझ में आ रहा होगा
किसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे निगेटिव। अब हमको बताइए कि पॉजिटिव ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है स्लोप? डिक्रीजिंग है। और यहां पे निगेटिव क्या है? इंक्रीजिंग है। तो ए और सी के बीच में देखेंगे तो ये कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। और सी से बी के बीच में देखेंगे तो ये होगा आपका निगेटिव इंक्रीजिंग। फिर से देख लीजिए, पॉजिटिव है और ये डिक्रीज कर रहा है, और निगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है। शियर फोर्स की वैल्यू आपकी निगेटिव में इंक्रीज कर रही है, ये पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है। अब जरा हम देख लेते हैं, ए से सी के बीच में अगर हम जाएं तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग के लिए कौन सा कर्व बन रहा है? ये पॉजिटिव है, और कौन सा कर्व बन रहा है? ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो यहां से यहां तक पॉजिटिव इंक्रीजिंग। और निगेटिव इंक्रीजिंग में कौन सा कर्व फॉर्म हो रहा है? निगेटिव इंक्रीजिंग में ये कर्व फॉर्म हो रहा है, निगेटिव इंक्रीजिंग। तो निगेटिव इंक्रीजिंग ये आपका बन गया नमन आघूर्ण आरेख। तो आपको कहीं से भी नमन आघूर्ण कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली आपने शियर फोर्स डायग्राम देखा, कर्तन बल आरेख देखा, और उसके आधार पे आपने नमन आघूर्ण आरेख खींच दिया। लेकिन समस्या अब कहां से आ रही है आप लोगों को, हम ये बता रहे हैं। समस्या ये है कि हमने आरेख तो बना लिया, लेकिन हम नमन आघूर्ण अलग अलग बिंदुओं पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पे नमन आघूर्ण कितना होगा, या किस पॉइंट पे कर्तन बल नमन आघूर्ण अधिकतम होगा? तो जहां पे शियर फोर्स न्यूनतम होगा वहां नमन आघूर्ण हमने बताया आपको अधिकतम होगा। तब इस पॉइंट पे यानी सी पे शियर फोर्स आपका न्यूनतम है, ठीक है, यानी 0 है, तो वहां पे मैक्सिमा होगा नमन आघूर्ण का। कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये सी है, ये बी है आपका। तो हमने क्या कहा कि नमन आघूर्ण आरेख में दो बिंदुओं के बीच का, यानी नमन आघूर्ण का जो अंतर होता है कर्तन बल आरेख में उन दोनों बिंदुओं के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी अगर हमको यहाँ पे नमन आघूर्ण अगर निकालना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं CMC माइनस MA बराबर इसका इतने का क्षेत्रफल। इतने का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 WL/2 इंटू L/2। अब बताइए MA क्या है? ए पे नमन आघूर्ण 0 है, तो ए पे अगर नमन आघूर्ण 0 है तो MC बराबर क्या आ जाएगा? WL²/8। तो यहां पे जो नमन आघूर्ण निकल के आया वो निकल के आया WL²/8। ये एक मेथड था, और ये एक बेसिक मेथड था आपका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख खींचने का। लेकिन जो आपका बुकिश मेथड है उसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही। चीजें ना समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के लिए शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।